दोस्तों, आज की कहानी है पैसों के लालच में आकर साबिर ने रंजिता को दिया धोखा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रंजिता बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन बनने संवरने में उसे बहुत दिलचस्पी थी। जब वह सज संवर कर खुद को आईने में देखती तो मुस्कुराने लगती। रंजिता अपनी असली उम्र से कम लगती थी। उसे घर के कामों में खास दिलचस्पी नहीं थी और वह बाजार में खरीदारी करने की शौकीन थी। रंजिता को शेरो शायरी से लगाव था और वह अपनी शौकियों से महफिल लूट लेने का दम रखती थी। रंजिता का अपने पति रमेश से झगड़ा चल रहा था। इसी बीच उनके मोहल्ले का साबिर मुंबई से लौट आया था। वह चलता पुर्जा था। एक दिन मुशायरे में उन दोनों का आमना सामना हो गया। साबिर ने अदाब करते हुए कहा, आप तो पहुंची हुई शायरा लगती हैं। आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं कोशिश करती हैं? रंजिता पति रमेश की जली कटी बातों से उत्काई हुई थी। साबिर की बातों से जैसे जले पर रूही के फाहे सी ठंडक मिली। उसने अपना भाव जाहिर करते हुए कहा, साबिर, आप क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? साबिर ने तुरंत अपना जाल बिछाया। नहीं मैडम, मैं सच कह रहा हूँ कि आप वाकई पहुँची हुई शायरा हैं। रंजिता ने साबिर को अपने घर दिन के खाने पर बुला लिया। रात के खाने पर रमेश से झगड़ा हो सकता था। खाने पर रंजिता व साबिर ने खूब ख्याली पुलाव पकाए और योजना बनाई कि रंजिता अपनी जमा पूंजी लेकर हफ्ते के आखिरी में जा रही ट्रेन से मुंबई चलेगी। साबिर ने तो उसकी जवान होती लड़की को भी साथ चलने के लिए कहा, पर रंजिता ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। बेटी को घर पर ही रखकर वह अपनी पक्की सहेली से बेटी से मिलते रहने की कहकर 50,000 रुपये लेकर चल दी। रंजिता जब गाड़ी में बैठी तो उसका दिल धक धक कर रहा था, पर वह मन में नए मंसूबे बनाती जा रही थी। इन्हीं सब बातों को याद करती हुई वह मुंबई पहुंच गई। साबिर ने उसे वेटिंग रूम में ही तैयार होने को कहा और फ़ोन पर किसी से मिलने की मोहलत मांगी। रंजिता का चेहरा बुझ सा गया था। वह नए शहर में गुमसुम हो गई थी। साबिर ने उससे कहा, चलो कहीं होटल में कुछ खा लेते हैं। कुछ देर में वे दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में थे। साबिर ने उससे पूछे बिना ही काफ़ी महंगे डिश का ऑर्डर किया। जब दोनों ने खाना खा लिया तो साबिर ने यूँ जाहिर किया कि मानो उसका पर्स मिल नहीं रहा था। झाँक कर रंजिता ने ही वह भारी बिल अदा किया। रंजिता को घर की भी बेहद याद आ रही थी। घर से दूर आकर वह महसूस कर रही थी कि पति की साए में वह कितनी बेफिक्र रहती थी। अब साबिर व रंजिता एक टैक्सी से किसी सरजू के दफ्तर जा रहे थे। इस बार रंजिता ने खुद ही टैक्सी का भाड़ा दे दिया। उसने साबिर को नौटंकी करने का चांस नहीं दिया। सरजू एक एक्टिव इंस्टीट्यूट चलाता था। हालांकि वह खुद एक पिटा हुआ एक्टर था, पर मुंबई में एक्टिव सिखाने का उसका धंधा सुपरहिट था। सरजू के दफ्तर तक रंजिता को पहुंचाकर साबिर को जैसे कुछ याद आया। वह उठ खड़ा हुआ और बस अभी आता हूँ कहकर बगैर रंजिता के जवाब का इंतजार किए चला गया। अब रंजिता और सरजू आमने सामने बैठे थे। वह इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी, जबकि सरजू उसे देख रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद सरजू बोला, लगता है कि आप थकी हुई हैं। आप ऐसा कीजिए कि रात तक नींद ले लीजिए। सरजू की एक नौकरानी ने सोने का कमरा दिखा दिया। रंजिता सोई तो नहीं, पर वह उस कमरे में अपनी शायरी की किताब निकाल कर पढ़ने लगी। कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब संगीता को होश आया तो उसने खुद को पुलिस से घिरा पाया। एक खूबसूरत लड़की भी उसके पास खड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर विनोद ने कहा, लगता है कि आप होश में आ गई हैं। रंजिता उठ बैठी, कपड़े टटोले। वह लड़की मुस्कुरा रही थी। इंस्पेक्टर विनोद ने उस लड़की को देखकर कहा, थैंक्स समीरा मैडम, अब आप जा सकती हैं। रंजिता भी उठ खड़ी हुई। इंस्पेक्टर
विनोद ने कहा, आप भी समीरा मैडम का शुक्रिया अदा कीजिए। रंजीता कुछ नहीं समझी। तब इंस्पेक्टर विनोद ने बताया, आपको साबिर ने सरजू को बेच दिया था। यह शख्स एक्टिव इंस्टीट्यूट की आड़ में जिस्म फिरोजी का धंधा चलाता है। समीरा मैडम को इन्होंने इसी तरह से धोखा देकर बेचा था, पर वे बार डांसर बनकर आज आप जैसी धोखे की शिकार औरतों को बचाने की मुहिम चलाती हैं। समीरा बोली, और विनोद जी, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर मदद करे तभी हम बच सकती हैं, वरना यह कहते हुए समीरा के आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। तभी वह नौकरानी आ गई। समीरा ने उसे कुछ रुपए दिए और बताया कि इसी कामवाली ने उसे फ़ोन करके बताया था। शाम को रंजीता अपने शहर जा रही ट्रेन पर सवार हो गई। उसने मन ही मन समीरा का शुक्रिया अदा किया और इस माया नगरी को अलविदा कह दिया।